नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब स्कूलों में बच्चों को शिक्षक पढ़ाया करते थे, लेकिन समय बदल चुका है। अभी उन्हीं बच्चों के माता पिताओं को शिक्षक पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दरअसल अभी कोरोना वायरस का जो है दौर चल रहा है, जिस वजह से बिहार के जो प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में रहते हैं, कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते बिहार वापस आ रहे हैं और उन्हें क्वारंटाइन होना है। जिस वजह से बिहार के जितने भी प्रखंड है, उनके अंदर जितने भी स्कूल आते हैं, हाई स्कूल हो, जो भी स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और उन्हीं क्वारंटाइन सेंटर में उन प्रवासी मजदूरों को रखा जाता है। और मैं भी एक प्रवासी मजदूर के तौर पर अभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा हूं और पीछे वो क्वारंटाइन सेंटर है। हालांकि वहां पे वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि माहौल खराब है। लोग सोचते हैं कि ये वीडियो बना के वायरल करेगा, गलत गतिविधि जो है गलत तरीके से इसे पेश किया जाएगा। शायद इसी वजह से मैं वहां वीडियो नहीं बना सकता। मैं आपको बताता हूं कि मैं किस शहर में रहता था और यहाँ तक आने में हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे मैं आया। और फिलहाल मुझे यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं, यानी कि इस क्वारंटाइन सेंटर में 3 दिन हो चुके हैं। तो मैं इसमें ये आपको बताऊंगा। हर किसी को ना ये जानने की इच्छा होती है कि क्वारंटाइन सेंटर में कि जो अफवाह उड़ाई जाती है या फिर सच में ऐसा भी हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो मैंने बाहर सोशल मीडिया पे देखे, अफवाहें उड़ी, उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हमें दी जाती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में रहता था और वहां से 28 मई 12:30 बजे दिन में निकला था और यहाँ यानी कि बिहार दरभंगा आते आते, यानी कि यूं कहें कि यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पर आते आते हमें 30 मई 10 बजे या लगभग 10 बजे यहाँ पे मैं पहुंच गया था। और रास्ते में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि लॉकडाउन है जिस वजह से जो सवारी गाड़ियां हैं वो बहुत कम चलती है, जो भी चलती है वो खून चूसती है। कहने का मतलब हर कोई गरीब को ही मारता है, ऐसा आप कह सकते हैं। जब हम वहां से चले और बस स्टॉप तक, यानी बस स्टॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जगह जहां पे बस ड्राइवर जो था हमें बताया था कि यहाँ पे आपको आना है दिल्ली में और फिर वहां से हम आपको पिकअप करेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए 2 बार हमें ऑटो लेना पड़ा, फिर और कई एक स्टेशन जो मेट्रो स्टेशन का जो दूरी है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमें पैदल भी चलना पड़ा था। इस दरमियान हमें लगभग 250 से ऊपर का खर्चा आ गया, जबकि यदि नॉर्मल दिन होता तो ये लगभग 60 से 70 में निपट जाता, लेकिन 250 से ऊपर का खर्चा हुआ। तो कहने का मतलब अभी है कि गरीब होता जा रहा है और अमीर को तो पता नहीं है, वो तो लाल बहादुर साहब है, उन्हें तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इसकी रही, फिर हम बस में चढ़े और वो जो बस का जो ऊपर स्लीपर वाला केबिन होता है, ऊपर वाला, उसमें 2 लोगों का सीट होता है और हम 3 लोग थे। ऊपर बैठा दिया गया। फिर ऊपर बैठने के बाद समस्या यह आई कि हम लोगों ने सोचा चलो अब अच्छा है, अब 3 लोग हैं, 2 लोग होने चाहिए थे, 3 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने लोग हैं। क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण का अभी है, वैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जब बाद में पता चला कि बस ड्राइवर और भी लोगों को ठांस रहे हैं अंदर धीरे धीरे, उसमें 3 की जगह 4 लोगों को डाल दिया। हम लोग कैसे तैसे कर करके सोशल डिस्टेंस का तो पालन कर ही नहीं पाए। सामाजिक दूरी की तो पालन दूरी की बात है। फिर हमने कैसे कैसे करके सैनिटाइजर लगा के समय बिताते लगभग दरभंगा जब हम लोग पहुंचने वाले थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ आने में लगभग 3000 रुपये, यानी दिल्ली से एक समय था 500 से 600 में आप ट्रेन में आप आ सकते हैं, और लेकिन जब हम बस से आते हैं तो 1000 से 1500 तक हमें पे करना होता है। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस की ये चली, तो बस ड्राइवर को समझिए मुनाफा ही मुनाफा आ गया। उन्होंने 3000 रुपये तक चार्ज किए, और जबकि कभी कभी 4000 तक ये जो है राशि चली जाती है। और इस दरमियान कितनों के पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो नहीं आ पाते। हालांकि हमने प्रवासी श्रमिक ट्रेन का जो टिकट है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिया भी था, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंच चुके थे तब जाके उसका एसएमएस आया कि आपके लिए जो है आपके यहाँ ट्रेन जा रही है, आप उस स्टेशन यानी उक्त स्टेशन पर आइए और यहाँ से स्क्रीनिंग की जाएगी आपकी। और आप, हालांकि हम यहाँ पे 30 मई को पहुंच चुके थे और 30 मई के दिन में हम पहुंचे थे और रात में हमें एसएमएस आया था। हालांकि पहुंच चुके तो आप तो एसएमएस का कोई मतलब नहीं बनता। और जब हमें दरभंगा छोड़ा गया था बस के थ्रू, हालांकि बस रास्ते में भी खराब हुआ। सोचिए 28 तारीख को यानी 28 मई को हम 12:30 बजे निकले और 30 मई को लगभग 10 बजे क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचे। सोचिए, हालांकि हमें 22 घंटे लगते हैं, 20-22 घंटे लगते हैं और लगभग मुंबई और बिहार आने की जो दूरियां हैं उससे भी ज़्यादा समय हमें यहाँ पे लगा।
तो चलिए यहाँ की बात खत्म करते हैं। लेकिन जब हम पहली बार यहाँ दरभंगा पहुंचे, वहाँ से फिर ऑटो वाले ने एक व्यक्ति पे 200 रुपया लिया, जबकि नॉर्मली उसकी जो है मतलब रेंट है यानी भाड़ा कह सकते हैं 60 रुपया है। जबकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते 200 रुपये चार्ज देना पड़ा। फिर हम अपने प्रखंड स्तर पे जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे हमारा जो है एक पास कहते हैं, पर्ची भी बोल सकते हैं, वो बना। तो वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ से हमें एक पर्ची दी जाती है कि आपको इस क्वारंटाइन सेंटर में डाला जाएगा। फिर वहाँ से तय होता है कि हमें यहाँ तक बस छोड़ता है। हालांकि हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी हमारे साथ हुई जिस वजह से हम किसी अन्य जो वाहन है उसके जरिए क्वारंटाइन सेंटर तक पहुँचे। और यहाँ पर आने के बाद थोड़े लगभग 2 घंटा के लिए हमें बाहर ही रुकना पड़ा और बाहर ही हमने नहाया और मुंह धोया, बाकी जो भी कार्य है वो हमने की। फिर उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है स्कूल में हुआ। फिर उसके बाद दिन भर तो हमारे पास जो चीज़ें थी उसी दिन लगभग 20 लोग निकले थे और उसी रूम में हमें क्वारंटाइन कर दिया गया। लगभग ये स्कूल का क्लास जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 60 विद्यार्थी उसमें आ सकते हैं आसानी से। उसमें हम 3 लोग थे। लगभग जब निकले थे तो लगभग उसमें से 20 लोग निकले थे, हम 3 ही उसमें गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 15 मई तक ये क्वारंटाइन सेंटर का जो सिस्टम है बिहार में खत्म हो जाएगा। अब जो भी लोग आएंगे उसे मतलब होम आइसोलेशन मतलब होम क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। हालांकि अब जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, लगभग 30 से 40 लाख ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर रह रहे हैं, जिनमें से 16 से 17 लाख लोग वापस आ चुके हैं। अब जिनको आना है वो स्लोली आएंगे तो उन्हें होम आइसोलेशन या फिर होम क्वारंटाइन जो भी आप समझे वो कर दिया जाएगा। तो फिर शाम हुई। शाम में हमें जो रेगुलर रोजाना जिंदगी में हम वस्तुएं यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाल्टी वगैरह, खाने के लिए थाली वगैरह, वो सारी चीजें दी गई। तो हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था है, 2-3 दिन हम यहाँ पे रहे हैं, काफी अच्छा है। लोग सोशल मीडिया पे अफवाहें काफी ज्यादा उड़ा देते हैं सुनी सुनाई बातों का। मैं आपको बताता हूँ, सुबह 8 बजे चना और गुड़ मतलब नाश्ते में मिलता है। फिर 10 बजे के बाद आपको दाल भात सब्जी यानी चावल दाल सब्जी मिलती है। फिर उसके बाद शाम 6 बजे फिर नाश्ता मिलता है जिसमें चूरा भुना हुआ और प्याज और नमक दिया जाता है लगभग 6 बजे। फिर उसके बाद रात में 8 से 9 बजे के बीच फिर रात में आपको दाल भात सब्जी। कहने का मतलब रोटी इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे तादाद बहुत ज्यादा है। एक रूम में 10 बंदे हैं। सोचिए यहाँ पे कई सारे रूम हैं, लगभग 200-300 लोग हैं, उनके लिए रोटी बनाना असंभव सा प्रतीत होता है। इस वजह से यही जो भोजन की व्यंजन है वही बनते हैं। तो वो रही खाने की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोजाना जो चीजें यूज करते हैं हम लोग, उनमें से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले मच्छरदानी, सोते समय हम जब लगाते हैं मच्छरदानी हमें मिली, जाजिम मिला। अब चलते हैं आगे, बाल्टी मिली, मग मिला, ग्लास मिला, थाली मिला, और जो है गंजी है जो हम अंदर में पीनते हैं वो मिला, एक धोती मिली, एक लुंगी मिला, एक गमछी मिली, एक तेल मिला, एक कंघी, आईना, शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट, जिबिया और मतलब और भी चीजें थी जो हमें मिली। हाँ, साबुन मिला और कपड़े धोने के लिए जो साबुन होते हैं वो भी मिला। तो कहने का मतलब हर वो चीज हमें मिली जो सोशल मीडिया पे बताई नहीं जाती है कि क्वारंटाइन सेंटर में इन सब चीजों की सुविधा है, और वही चीजें बताई जाती है जिनमें यहाँ पे कमी होती है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को यहाँ पे देखा है कि कुछ लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे है जो माहौल को क्रिएट करके और माहौल को खराब करने का काम करते हैं। तो शायद यही एक वजह है कि बाहर के जो लोग अब सोशल मीडिया के नजरिए से बिहार के क्वारंटाइन सेंटर को देखते हैं, काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उन्हें गलत मैसेज जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे ऐसी कोई संभावना नहीं है कि गलत गतिविधियां हो। हालांकि हो जाता है कि जब आपत्ति आती है, जब मतलब ऐसे कुछ समस्याएं आती हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें सोचते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो ले, ऐसा उनके साथ उनके सामने ऑप्शन आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिस जगह पे, जिस क्वारंटाइन सेंटर में मैं रहता हूँ, हालांकि यहाँ से मेरा जो घर है लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर है, और मैं यहाँ पे पक्षपात वाली जो बातें हैं वो नहीं बोलूँगा, ना ही कोई राजनीतिक दल को इसमें कोई सर्वोच्च हासिल करने जैसी उपाधि नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो गलत धारणाओं से ली जाती है। मैं बताता हूँ आपको,
क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, और कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को गलत तरीके से पेश करते हैं। मान के चलिए कुछ लोगों का मन है कि आज चलो खीर बनाया जाए, खीर बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है और उतने दूध की व्यवस्था हो नहीं सकती, वो क्या करेंगे, किसी और मसले को उसमें घुसाएंगे और क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और उस धरना करेंगे और मास्टरों के साथ गाली गलौज करेंगे। आप सोचिए, अगर आप 10 लोग मिलकर एक व्यक्ति को गाली देंगे, वो आगे तो SMS पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। यही समस्या है। और रही बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि अब ने क्या हो गया है कि भारत में लगभग जितने भी शहर हैं उनमें से 11 शहरों को चुना गया है जहां के जो व्यक्ति हैं वो 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे, यानी कि रेड जोन वाले जितने भी शहर हैं वहां के जो भी प्रवासी व्यक्ति बिहार के हैं वो वापस आते हैं तो उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होता है। लेकिन बाकी शहरों से जो लोग वापस आ रहे हैं, इन 11 रेड जोन वाले शहर जो उनको छोड़ के उन्हें होम आइसोलेशन यानी होम क्वारंटाइन डाल दिया जाता है। तो वो व्यक्ति इसका गलत फायदा उठाते हैं, वो घर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कहा गया है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हम घर पे रह सकते हैं, और वो जैसे ही घर पे जाते हैं और इसका गलत फायदा उठाते हुए लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं और होम आइसोलेशन का कोई कदर ही नहीं है। तो ये वैसे भी 15 मई को खत्म होने जा रहा है, हम लोगों को भी शायद जल्दी छोड़ दिया जाए। वैसे तो हम स्वस्थ ही हैं, लेकिन अपने परिवार के नजरिए से, अपने समाज के नजरिए से हम इन चीजों के, हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन बताते हैं कि मैं ऐसे शहर से आया हूँ जिनका रेड जोन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लुधियाना रेड जोन में नहीं है, वहां से यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे वापस आता है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर में पहले रखा जाता था, लेकिन अब क्या है, होम आइसोलेशन दे रहे हैं। तो मान चलिए मैं दिल्ली से आया, मैं बताऊंगा कि मैं पंजाब या फिर लुधियाना फिर किसी ऐसे शहर से आया जो रेड जोन में नहीं है, तो हमें क्या किया जाएगा, हम होम आइसोलेशन या फिर होम क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। इसका फायदा कई लोगों ने उठाया है, झूठ बोल के घर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि हम घर तो जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हमारे अंदर हो और हमारे साथ साथ हमारे परिवार और हमारे परिवार के साथ साथ हमारा पूरा गांव इसके चपेट में आए। तो सोचन शक्ति लोगों में ना कभी तुच्छ सोचन शक्ति है कुछ लोगों में, और हालांकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रेड जोन से नहीं भी आए हैं और रेड जोन वाले शहर का नाम बताया, बोले कि हम यहाँ पे रहेंगे। वो इसलिए बताए क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सही है और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी ये सही है, तो हमें ये करना चाहिए और ये सही भी है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इतना दूर तक वीडियो देखा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं आपको नहीं बता पाया होऊंगा, तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं और मैं जल्द ही उन सभी सारे सवालों के जवाब अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त मैं रूम के अंदर हूँ और थोड़ा सा सीन आपको दिखा देते हैं। ऊपर देखिए फैन लगी हुई है, अगर बिजली चली भी गई तो जनरेटर का व्यवस्था है, और इधर देखिए सारी चीज़ें हैं, और इस अलग इधर भी देख लीजिए तो पानी के लिए भी व्यवस्था है, तो साफ पानी पीते हैं। मुझे लगा कि ये थोड़ी सी जो जानकारी थी वो बची हुई थी, तो हमने आपको वो भी दिखा दी।